नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। आज हम जो विषय पे चर्चा करेंगे, विषय बड़ा गंभीर है आज, और ऐसा विषय है जो समाज में प्रत्येक तबके का, प्रत्येक वर्ग का, कोई भी समूह का, कोई भी समाज का, किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसके लिए महती आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरत है। लोगों का ध्यान विशेषकर व्यक्तिगत रूप से तो है, लेकिन एक सामूहिक रूप से उसकी तरफ, उस विषय की तरफ नहीं है जो वर्तमान में होना चाहिए। मैं उसी विषय पर आज आपसे चर्चा करूँगा। चर्चा में सबसे पहले मैं आपको बिंदु स्पष्ट कर दूं। बिंदु है जो सामाजिक समरसता से विमुख आज समाज में अपभ्रंशकारक विकृति उत्पन्न हो रही है। विकृति का मतलब है कि जो छोटा व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा है, बाल्यावस्था है, वो बाल्यावस्था युवावस्था की कोई कद्र नहीं कर रही है, और समन्वय का भाव उसमें नहीं है, वैमनस्यता का भाव जागृत हो गया है, और युवावस्था वृद्धावस्था की तरफ अधिक पुष्टता की तरफ और सद्भाव संभाव सहयोग की तरफ नहीं देख पा रही है, उसका कोई ध्यान नहीं रख पा रही है। उनमें चाहे वो स्वतः ही अपने बच्चे हों, बच्चों के प्रति, बच्चों के माता और पिता के रूप में भी हो सकते हैं, तो उन बच्चों का भी जो दायित्व बनता है वो माता पिता के प्रति, वो भी सब नगण्य की तरफ होता चला जा रहा है। और एक इससे विषम परिस्थिति, विशेष जो स्थिति है, विशेष स्थिति ये है कि ये आखिर जो भाव जागृत हो रहा है, इस भाव जागृत भाव से, इस जागृति भाव से हम लोग अपने बच्चों को, हम उस पीढ़ी को कैसे हम सुदृढ़ और सफलतापूर्वक तरीके से हम उसका कैसे ऐसा निर्माण करें कि जो नवनिर्माण के रूप में उसी परिप्रेक्ष्य में जो पुरातन हम लोग नैतिक शिक्षा के रूप में हम पढ़ते थे, उसी की तरफ हम अग्रसर करें इस नई पीढ़ी के लिए। इन्हीं विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है, जो मैंने विषय तो आपको बता ही दिया, गंभीरता का। अब इस विषय पे हम लोग गंभीरता से केवल मनन ये करना चाह रहे हैं कि बाल्यावस्था में आज हम लोग देख रहे हैं जो छोटी छोटी अवस्था का है, जो बाल्यावस्था, अगर जो हम लोग जनरल नैतिक शिक्षा की तरफ चले जाएँ या और दूसरे कोर्स हम अपनी संस्कृति की तरफ चले जाएँ और शास्त्र की तरफ चले जाएँ, तो 25 वर्ष की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, 4 आश्रमों में बांटा था ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट में जो है जो अपना संन्यास आश्रम होता है, उसकी तरफ जो चारों प्रक्रियाएं हैं। लेकिन उस समय चूंकि अवस्था, मेरे विचार से, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, चूंकि 100 वर्ष की अवस्था होती थी, 100 वर्ष की अवस्था के अनुरूप चारों को बांट रखा था। लेकिन वर्तमान में यदि स्थिति देखी जाए तो मेरा जहाँ तक मानना है वो केवल 20 वर्ष की अवस्था, 5-5 वर्ष को इसमें कम किया जा सकता है। 80 वर्ष की सफिशिएंट अवस्था है वर्तमान में शर्मा जी, कि शर्मा जी वो से 80 वर्ष से अधिक व्यक्ति नहीं जी पा रहा है। तो 20 वर्ष तक अगर जो हम युवावस्था को मान लें, मीन्स बाल्यावस्था को मान लें, तो उस 20 वर्ष तक का ही एक वो कच्चा घड़ा है जिसमें हम कुम्हार की भांति एक नवीन निर्माण, नई जागृति, नई नैतिक शिक्षा, नई शास्त्रों की नीति, नई बौद्धिक क्षमता, ये सब समरसता, ये वैमनस्यता का के विमुख जो भी है, ईर्षा, द्वेष भाव, वैमनस्यता के विमुख जो भी हम भाव जागृत कर सकते हैं, वो केवल 20 वर्ष तक की अवस्था तक ही बच्चा अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। 20 वर्ष की अवस्था तक के बाद में फिर वो ये स्वतः ही जागृति अपने आप में जो ईश्वरीय अनुदत्त होती है, प्रदत्त होती है, वो सब स्वतः ही हासिल करना चाहता है। उसको जो हम कच्चे घरे के रूप में जो निर्माण कर रहे हैं, तो हमको उन बच्चों में, उस बाल्यावस्था में, जो युवावस्था के बाद की, चूंकि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसको कुछ नहीं दिखाई देता, एक आंधी है, एक तूफान है वो अवस्था। उसको बहुत से शास्त्र अनुरूप में हम अगर जो शैक्षिक स्तर से देखें तो उसे हम फ्लड एज कह देते हैं। तो उसमें जो फ्लड एज का मतलब है जो उत्साह वर्धित होती है, बढ़ते अग्रसरता की होर होती है, तो उस समय वो जहाँ ठहराव नहीं होता जीवन में, तो वो अवस्था युवावस्था है। तो उस जीवन में चूंकि ठहराव नहीं है, तो जब ठहराव नहीं है तो अनुभव विहीन व्यक्ति होता है, वो ठहराव, परेशान होता है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। चूंकि आर्थिक रूप भी कमजोर हो जाता है तो उसको भी, वो उसके लिए भी जो है प्रयासरत रहता है। लेकिन इससे अगर जो ऊपर की जाएं, ऊपर की जो स्थिति है वो है वानप्रस्थ आश्रम का जो भाग है। मीन्स अगर जो हम वानप्रस्थ आश्रम का 40 से 60 वर्ष तक की अवस्था का मामला है, तो उसे 40 से 60 वर्ष तक की अवस्था में जो ठहराव स्थित हुआ है, या 60 वर्ष से 80 वर्ष तक की अवस्था में जो ठहराव उत्पन्न हुआ है, वो ठहराव का मतलब है पूर्ण जीवन का सार और अनुभव। यदि हम उस बाल्यावस्था को उससे जोड़ दें तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो ये ठहराव ना हो पा रहा है उस युवावस्था में, उसमें ठहराव आएगा।
और जब ठहराव आएगा तो जो बाल्यावस्था में हमने अनुभव प्रदान किया है, जो प्रदत्त किया है, वो वही अनुभव, वही ठहराव युवावस्था में लेके आएगा। तो निश्चित रूप से एक संस्कृति का एक नवीन उद्गम हो सकता है, एक नई जागृति उत्पन्न हो सकती है, नई क्रांति आ सकती है। तो मैं इस संदेश के साथ साथ मैं अपने समस्त ऐसे संदेशवाहकों को, मैं अपने ऐसे सुप्रतिष्ठित और विख्यात जितने भी पॉपुलर लोग हैं ऐसे जो समाज को एकजुट करना चाहते हैं, नैतिकता के साथ, सामाजिक समरसता, सद्भाव, संभाव, सहयोग और सौहार्द के साथ में, तो मैं उनसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, वो किसी भी पद पर पदासीन हों, लेकिन समाज को एक नई दिशा देने के लिए जाति, धर्म, मजहब, धर्म को सबको छोड़ दी करके एक समाज को, नवीन समाज को स्थापित करने के लिए हमको सबको एकजुट होना होगा। एक ही पायदान पे हमें आना होगा। नवीन संदेशों के माध्यम से नहीं, मैं तो केवल एक जागृति विद्वान जनों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उस समाज के लिए जिसके पास इस तरह के कोई संसाधन नहीं है, उनके पास हम लोगों को जाना होगा। यदि हम अपने बच्चों के पास में संडे का दिन हम नियुक्त करते हैं, रविवार का दिन, तो उनके लिए भी कोई संडे का दिन नहीं हो, तो किसी भी दिन में कोई समय हमको सुनिश्चित करना होगा। उन बस्तियों में जाना होगा, उस समाज में जाना होगा, और उसमें हर तबके के व्यक्ति को, हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को हमें विशेष रूप से एक ऐसी कमेटी इत्यादि बना करके इसको प्रचारित और प्रसारित करना होगा, ताकि वो जो जागृति है, जो मिशन है, वो पूर्ण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।